हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आज की ऑनलाइन एजुकेशन की कक्षा में स्वागत है। और जैसे कि बच्चों आप पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स 12वीं कक्षा की मैक्रो इकोनॉमिक्स का हम पाठ नंबर 3 आय और उत्पाद के चक्रीय प्रभाव। हम जो पाठ कर रहे हैं आज वो है लेसन नंबर 3 आय और उत्पाद के चक्रीय प्रभाव की पहली वीडियो, पार्ट नंबर 1 पहली वीडियो इसकी हम कर रहे हैं। और इसमें हम कर रहे हैं अर्थव्यवस्था के 5 मूल क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के 5 मूल क्षेत्र। ये 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं ये जानना बहुत जरूरी है। आय और उत्पाद के बीच चक्रीय प्रवाह के दृष्टिकोण से अर्थव्यवस्था प्राय 5 क्षेत्रों में बांटी जाती है। सबसे पहला हमारा उत्पादक क्षेत्र नंबर 1, उत्पादक क्षेत्र। कोई भी अर्थव्यवस्था है उसमें उत्पादक क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है और हाउस होल्ड गृहस्थ लोगों के लिए, परिवारों के लिए, दूसरों के लिए वस्तुओं का निर्माण होता है। इसमें अर्थव्यवस्था का सबसे पहला क्षेत्र यह है उत्पादक क्षेत्र। इसमें वस्तुओं का निर्माण किया जाता है ताकि समाज के दूसरे जो लोग हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए, उनकी जरूरतमंद वस्तुओं को बनाया जा सके, इसके अंदर बनाते हैं। और दूसरा है गृहस्थ क्षेत्र। अर्थव्यवस्था का दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो गृहस्थ क्षेत्र। जो भी इसमें वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं, बनाई जाती हैं उत्पादन के द्वारा, उत्पादक के क्षेत्र के द्वारा, वे इसके द्वारा यूज की कर ली जाती हैं, प्रयोग की जाती हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में कहें कि ये उपभोग क्षेत्र है। जो गृहस्थ क्षेत्र है ये क्षेत्र वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है। जो वस्तुएं और सेवाएं उत्पादक क्षेत्र में पैदा की जाती हैं, बनाई जाती हैं, उनका ये प्रयोग करता है। गृहस्थ क्षेत्र के कारकों का स्वामी होते हैं। जितने भी कारक होते हैं इस उत्पादक क्षेत्र को चाहिए। भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम, ये चारों की चारों चीजें इनका स्वामी होता है। ये चार चीजें इनका ये स्वामी है। जो गृहस्थ क्षेत्र है ये होता है, ये सारी की सारी चीजों से ये लेता है उत्पादक क्षेत्र, फिर वस्तुओं का निर्माण करता है। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को समझेगा ये दोनों क्षेत्र बड़े इंपॉर्टेंट हैं इसके। और नंबर 3 इसका जो क्षेत्र है वो है सरकारी क्षेत्र। क्योंकि आज के युग में सिर्फ इन दोनों के बारे में ऐसी अर्थव्यवस्था की कामना करना जिसमें सिर्फ उत्पादक क्षेत्र और गृहस्थ हो तो वो कल्पनाशील है। वास्तव में ऐसा नहीं हो सकता। वास्तव में इन दोनों को नियंत्रण करने के लिए तीसरे क्षेत्र की जरूरत होती है जिसको हम सरकारी क्षेत्र कहते हैं। क्योंकि ये इनमें अनुशासन बनाए रखता है। जो गरीब लोग होते हैं, गरीब संस्था है, गरीब फर्म है, उनके ऊपर उनको सब्सिडी दे देती है। जो अमीर है उनके ऊपर टैक्स लगाती है और इस प्रकार उनके बीच समानता का लाने का प्रयास करती है। सरकारी क्षेत्र का मुख्य कार्य कराधान, कर लगाना और आर्थिक सहायता देना आदि कार्यों से ही संबंधित है। इसके बाद चौथा क्षेत्र है हमारा शेष विषम क्षेत्र। जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है स्टूडेंट्स कि शेष विषम क्षेत्र क्या है कि यह क्षेत्र उस देश को छोड़ के, अर्थव्यवस्था को छोड़ के उसका दूसरे क्षेत्रों के साथ क्या संबंध है उसके बारे में नियंत्रण करता है कि उसके साथ उसके निर्यात कितने हैं, आयात कितने हैं। यह क्षेत्र सिर्फ आयात और निर्यात करता है, उनसे संबंधित है। जो भी एक अर्थव्यवस्था का दूसरी अर्थव्यवस्था के साथ लेन देन है उसका इसमें वर्णन किया जाता है। और नंबर 5 है वित्तीय।
वित्तीय क्षेत्र, ये क्षेत्र आज के अर्थव्यवस्था के लिए, आज के युग में इसके बिना काम न करना भी संभव है, क्योंकि यही एक क्षेत्र मुद्रा उधार देता है, जिन्हें स्वीकार करता है। इसमें बैंक, बीमा कंपनी, दूसरी वित्तीय संस्थाएं आती हैं। दूसरी वित्तीय संस्थाएं इसमें शामिल होती हैं और ये काम करता है इन क्षेत्रों के लिए लेने का और देने का, उनका जितना भी धन संबंधी, मुद्रा संबंधी कार्य है, इसके द्वारा संपन्न किए जाते हैं, चाहे वो उत्पादक क्षेत्र हो, चाहे वो गृहस्थ क्षेत्र हो, चाहे सरकारी क्षेत्र हो, चाहे विशेष विषय क्षेत्र हो। जो चारों के चारों ऊपर वाले आपके क्षेत्र में चारों के चारों मुद्रा से संबंधित स्वीकार करना हो, चाहे ऋण देना हो, तो वो दोनों ये कार्य इसके द्वारा किए जाते हैं। तो आपको स्टूडेंट अच्छे से ये समझ में आ गया होगा कि क्या है। इसके बाद हम बात करते हैं आय उत्पाद के चक्रीय प्रवाह का अर्थ। आय और उत्पाद के चक्रीय प्रवाह से अभिप्राय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में मौद्रिक आय का प्रभाव वस्तुओं का चक्रीय प्रभाव से है कि हम जो आज कर रहे हैं, इनमें जो है प्रभाव है, आपस में प्रवाह है। ये दो प्रकार का प्रभाव होता है, एक वस्तुओं का, दूसरा वस्तुओं और सेवाओं का। और दूसरा प्रभाव होता है मौद्रिक प्रभाव। मौद्रिक प्रभाव जो वस्तुओं सेवाओं का प्रभाव है, इसको हम वास्तविक प्रभाव भी कहते हैं। वास्तविक प्रभाव में वस्तुएं एक से दूसरे क्षेत्र की ओर जाती हैं। मुद्रा प्रभाव इसके विपरीत दिशा में जाता है, जिसको हम चक्रीय प्रभाव कहते हैं। इसके दो कारण हैं। नंबर एक, दिशा में होने वाले वस्तु और सेवा के प्रभाव के साथ साथ उसके विपरीत दिशा में मुद्रा का प्रभाव भी होता है। यदि हम उदाहरण दें तो परिवार क्षेत्र में कारक सेवाओं के प्रभाव के साथ साथ उत्पादक क्षेत्र में परिवार में कारक भुगतान जैसे लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ के रूप में भी प्रभाव होता रहता है। यदि मैंने जैसे इसके बात है कि परिवार, ये गृहस्थ क्षेत्र किस किसका स्वामी है? एक तो आपका स्वामी है पूंजी का, भूमि का और श्रम का, उद्यम का। यदि ये इनका स्वामी है, गृहस्थ से उत्पादक क्षेत्र ये चीजें लेता है, तो बदले में उत्पादक क्षेत्र से गृहस्थ क्षेत्र ब्याज, लगान, मजदूरी व लाभ प्राप्त करता है। यानी एक के बदले दूसरी चीज ली जाती है। एक तरफ बनी है, एक क्षेत्र जो प्राप्तियां मिलती है वो दूसरे क्षेत्र को किए जाने वाले भुगतान के बराबर होती है। यदि प्राप्तियां भुगतान में कम है या भुगतान प्राप्ति से कम है, तो चक्रीय प्रवाह किसी एक तथा दूसरे बिंदु पर अवश्य रुक जाएगा। तो प्रिय स्टूडेंट, यह ध्यान देने वाली बात यह कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में मौद्रिक आय वस्तुओं और सेवाओं के प्रभाव इसलिए होता है क्योंकि एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र पर निर्भर है। यहाँ गृहस्थ क्षेत्र है, ये क्षेत्र इस पर निर्भर है, ये इस पर निर्भर है। इनके अलग के लिए ये क्षेत्र इसकी सहायता करता है। तो ये सारे के सारे एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। उदाहरण के लिए गृहस्थ वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति के लिए उत्पादकों पर निर्भर करते हैं, उत्पादक उत्पादन के लिए कारकों के लिए गृहस्थों पर निर्भर करते हैं। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाली परस्पर निर्भरता का अध्ययन इसलिए किया जाता है क्योंकि एक अर्थव्यवस्था में पाए जाने वाले समष्टिगत अर्थशास्त्र चरों के सतर जैसे उत्पादन सतर, उपभोग सतर, निवेश सत्र इत्यादि सत्रों के ऊपर समझने में सहायक होता है। इस प्रकार समष्टि आर्थिक क्षेत्रों की जानकारी से अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं का स्तर प्रकट होता है। इसके द्वारा उसकी समृद्धि और विकास का स्तर हमें पता लगता है। यदि इसे यह भी हमें ज्ञान होता है कि एक राष्ट्र के निवासी शेष संसार के निवासियों की तुलना में किससे कितने धनी अथवा कितने निर्धन है, इसके द्वारा अर्थव्यवस्था के दोष या कमी भी प्रकट की जाती है। तो ये इनके से संबंधित बातें थी आपकी। इसके साथ साथ हम आगे चलते हैं। अगला पॉइंट, मौद्रिक प्रभाव वास्तविक प्रभाव की धारणा।
मौद्रिक व वास्तविक या वास्तविक व मौद्रिक को आगे पीछे कोई चक्कर नहीं है। प्रभाव, इन धारणाओं को हम स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। वास्तविक प्रभाव क्या आता है, मौद्रिक मुद्रा का प्रभाव क्या आता है, इसको मुद्रा का प्रभाव भी कह देते हैं, वास्तविक प्रभाव कहते हैं। वास्तविक प्रभाव में वस्तुओं का प्रभाव होता है और मौद्रिक प्रभाव में मुद्रा का प्रभाव होता है। इसमें मुद्रा, इसमें वस्तुओं और सेवाओं का वस्तु और सेवाओं का प्रभाव होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं वास्तविक प्रभाव की। यदि हम चित्र के माध्यम से ज्ञात करें तो आप देखें कि आपके पास ये कोई भी है, इस प्रभाव को ले लेते हैं हम। तीन क्षेत्र लिए, तीनों आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। यदि हम बात करें सबसे पहले वास्तविक प्रभाव की, वास्तविक प्रभाव में क्या होगा, ये हम सबसे पहले सेक्टर ले लेते हैं हाउस होल्ड, गृहस्थ, बड़ा ले लेते हैं, गृहस्थ। कौन सा प्रभाव है, वास्तविक। और तीसरा हम ले लेते हैं गोल घेरा दायरा ले लेते हैं। हमारा हाउस होल्ड हो गया। हमारा वास्तविक प्रभाव हो गया। हमारा औद्योगिक उत्पादक क्षेत्र हो गया। इन दो क्षेत्रों में आप कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए आप है जो वास्तविक है, वास्तविक में जो प्रोड्यूसर होता है ये क्या करता है, वस्तुएं बनाता है और किसको देता है, इसको देता है। और ये सेवाएं अपनी इसको देता है। ये क्या करता है, जितनी भी वस्तुएं उत्पादित वस्तुएं होती हैं इसकी आवश्यकताओं, गृहस्थ की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और इसमें ये भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम आदि उत्पादक क्षेत्र को उपलब्ध कराते हैं। इसलिए ये हमारा वास्तविक प्रभाव कहलाएगा, यानी वस्तुओं का आदान प्रदान वास्तविक प्रभाव कहलाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं मौद्रिक प्रभाव की। इसमें ये हमारा गृहस्थ है, हाउस होल्ड गृहस्थ क्षेत्र है। और ये नीचे हमारा कौन सा क्षेत्र, ये हमारा है उत्पादक क्षेत्र, प्रोड्यूसिंग एरिया। इसके बाद ये हमारा बीच में ये कौन सा है, मौद्रिक या आपका मनी फ्लो कह सकते हैं इसको, या मौद्रिक प्रवाह कह सकते हैं, मनी फ्लो।
अब इसमें क्या है, जब ये क्षेत्र इसको वस्तु दे रहा है तो ये बदले में इसको धन देगा। फ्री में कोई वस्तु नहीं देगा, इसके बदले में इससे ये धन प्राप्त करेगा। उत्पादक क्षेत्र इसको धन देगा इससे। ये रियल फलों में वस्तु जब हमारी इसने इसको वस्तु दी थी, इसने इसको वस्तु दी तो गृहस्थ ने इसको धन दिया। और इसने इसको क्या दिया था, श्रम, ब्याज, लगान, लाभ आदि दिया, तो इसने इसके बदले में इसको ये दिए। पूंजी के बदले ब्याज दिया। जब इसने उत्पादन से पूंजी ली तो उसके बदले इसने ब्याज दिया। जब इसने गृहस्थ से भूमि ली तो इसने लगान दिया। जब गृहस्थ से इसने श्रम लिया तो इसके बदले में मजदूरी दी। और जब इसने उद्यम लिया तो उसके बदले में इसको लाभ दिया। यानी मनी का सर्कुलर इस तरह से चलेगा, वास्तविक प्रभाव इस तरह से चलेगा। इस तरह से वास्तविक प्रभाव चलेगा। और इसकी उल्टी दिशा में हमारा ये आपका कौन सा था, ये हमारा यूं चलेगा। जो घड़ी की दिशा में ये क्या चलेगा, मौद्रिक, या आपका फ्लो कौन सा फ्लो होता है, ये मनी फ्लो। ये रियल फ्लो। इस प्रकार से दोनों फिगर आपकी बिल्कुल आसान और इजी है इस अर्थव्यवस्था में। इसके बाद आप चक्रीय प्रवाह मॉडल से क्या क्या प्रकट होता है। नंबर 1 तो ये प्रकट होता है कि एक ही दी हुई अवधि में अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं का मूल्य राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। दूसरा, एक ही वर्ष की अवधि के दौरान लगान, ब्याज, मजदूरी के रूप में अर्थव्यवस्था में जो आय पैदा होती है वह राष्ट्रीय आय कहलाती है। वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य सदा राष्ट्रीय प्रचलित आय के बराबर होती है, यानी जितना ही राष्ट्रीय उत्पाद होगा उतनी ही राष्ट्रीय आय होगी। चौथा, राष्ट्रीय आय में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं को अंततः खरीद लिया जाता है। यह स्पष्ट रूप से किसी वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के उन वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के बराबर पाई जाने वाली समरूपता को दर्शाता है। अर्थात जितना वस्तुओं से पर व्यय हुआ है उतनी ही वस्तुओं से आय भी है। या दूसरे शब्द में कह सकते हैं उत्पादन बराबर आय का प्रजनन बराबर वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय। या इसे संक्षेप में ये भी हम इसको बोल सकते हैं, उत्पादन, आय, व्यय का स्तर किसी भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं के स्तर को बताता है। उत्पादकों तथा गृहस्थों के बीच में यह अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को क्रिया को संरचनात्मक सूचना देता है। अब जो नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे विभिन्न क्षेत्रों में आय का चक्रीय प्रभाव। तो आय के चक्रीय प्रभाव का विश्लेषण अध्ययन की दृष्टि से हम 2 क्षेत्रीय मॉडल, 3 क्षेत्रीय मॉडल, 4 क्षेत्रीय मॉडल में करेंगे। आने वाली वीडियो में मैं इनके बारे में आपको विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ और कल वीडियो में आप देखेंगे आय के विभिन्न प्रकार के मॉडल। तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहें, सीखते रहें, करते रहें, लिखते रहें और आगे बढ़ते रहें, जिंदगी में सफलता हासिल करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं उम्मीद के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।